हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज शालिनी सिंह। फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स का रिवीजन। ठीक है, आज हम लिटरेरी टर्म पढ़ने वाले हैं। आज ए टू जेड लिटरेरी टर्म्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसमें आपके हर एक पॉइंट कवर होने वाला है। लिटरेरी टर्म में ए टू जेड एक एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं और समझते हुए चलते हैं, एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत अच्छे से देखनी है, समझते हुए चलना है आपको। आइए स्टार्ट करते हैं एक्ट एंड सीन से। एक्ट क्या होता है? जो प्ले का जो डिवीज़न किया जाता है वो किस में किया जाता है? एक्ट में किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो किसी प्ले में थर्ड एक्ट होते हैं, किसी प्ले में यानी कि पार्ट, अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड किया जाता है प्ले को, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4। और एक्ट के अंदर ही जो पार्ट्स बनाए जाते हैं, यानी कि एक्ट को डिवाइड किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, उसे हम क्या बोलते हैं? सीन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्ट एंड सीन क्या होता है? मेजर पार्ट होता है किसी भी प्ले का। ओके, तो एक्ट और सीन में डिवाइड किया जाता है। जो शेक्सपियर हैं उनके प्ले ज़्यादातर कितने एक्ट में थे? 5 एक्ट में थे। और जॉन गाल्सवर्दी हैं, उनके प्ले ज़्यादातर थर्ड एक्ट में हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एस्थेटिज्म। एस्थेटिज्म क्या होता है? A movement that believed art is sufficient and it has no moral aim outside its own being. It favored I art for I art, इसका मीन्स होता है आर्ट फॉर आर्ट सेक। एस्थेटिज्म क्या है? एक ऐसा मूवमेंट है जो बिलीव करता है कि आर्ट क्या है? सुफिशियंट है, यानी कि आर्ट को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। कला है वो क्या है? सब कुछ है। ठीक है, यानी कि कला ही कला के लिए है, इसका ये फेमस कोटेशन है। ठीक है, इसे एस्थेटिज्म मूवमेंट कहते हैं, जिसमें कला को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके जो मेजर राइटर्स हैं एस्थेटिज्म मूवमेंट के, वो हैं कौन कौन है? वॉल्टर पीटर हैं, जॉन रस्किन हैं, ऑस्कर वाइल्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अफेक्टिव फैल्सी। अफेक्टिव फैल्सी क्या होती है? जब कोई जो रीडर होता है वो किसी भी प्ले को पढ़ता है, किसी भी स्टोरी को पढ़ता है, तो उसे अपने अकॉर्डिंग उसको जज करने लगता है कि हाँ, अगर किसी लड़की के बारे में बताया जा रहा है तो कोई लड़की ये सोचने लगे कि ये बहुत अच्छा है, इसमें मतलब लड़कियों के बारे में कितना सोचा गया है, उनके अपने इमोशंस के ज़रिए वो ये सोचने लगे कि ये हाँ ये सही है। ठीक है, और वहीं वो जो कोई लड़का होगा तो अपने अकॉर्डिंग सोचने लगेगा, क्या कहने लगेगा कि नहीं ये गलत है, इसमें लड़कों के साथ भेदभाव किया गया है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अफेक्टिव फैल्सी बोलते हैं। रीडर अपने इमोशंस के जरिए किसी भी प्ले को, किसी भी वर्क को इवेल्यूट करने लगता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अफेक्टिव फैल्सी बोलते हैं। इसका यूज़ किसने किया था? W.K. बेमसेट ने और मोनिक सी वर्नडेल से इन 1946 में किया था अफेक्टिव फैल्सी का यूज़। यानी कि जो रीडर है अपने इमोशंस के जरिए जज करने लगता है वर्क को, उसे हम अफेक्टिव फैल्सी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलेगरी। एलेगरी क्या होता है? इट इज़ कन्वे हिडन मीनिंग थ्रू सिम्बॉलिक फिगर्स, एक्शन, इमेजनरी एंड और इवेंट। ये क्या होता है? एलेगरी क्या होती है? एक हिडन मीनिंग। इसमें कोई स्टोरी चल रही होती है। ठीक है, एक तो ऐसी स्टोरी चल रही है जो हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था, उसमें बहुत सारे जानवर थे। एक तरफ तो ये स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन उसका हिडन मीनिंग क्या होता है? उसका हिडन मीनिंग ये होता है कि जो शेर है वो राजा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और जो बहुत सारे जानवर हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वो प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये अलग मीनिंग हो गई। ठीक है, उसका मोरल अलग हो गया। तो ये क्या होती है? एलेगरी होती है, यानी कि जिसमें जो स्टोरी हमको दिखाई दे रही है उसका कोई ना कोई हिडन मीनिंग है। ठीक है, उसमें जो सिम्बल्स हैं, जो सिंबल दिखाए गए हैं, जो करेक्टर दिखाए गए हैं, जो फिगर्स दिखाए गए हैं, जो एक्शंस दिखाए गए हैं, जो इस इमेजिनरी का यूज़ किया गया है, इवेंट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, वो क्या कैसे यूज़ किए जाते हैं? सिम्बॉलिक तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एलेगरी बोलते हैं। जैसे कि एनिमल फार्म। एनिमल फार्म में के जानवर्स दिखाए गए, एनिमल्स दिखाए गए हैं, उनके जरिए जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी स्टोरी दिखाई है। किस तरह से जो पॉलिटिक्स थी उसमें करप्शन आ गया था, किस तरह से जो भी गद्दी पे बैठा हुआ था वो कैसा हो गया था? भ्रष्ट हो गया था। ठीक है, पहले तो एक साथ थे, तो उसमें दिखाया गया है रशियन रिवॉल्यूशन किसके? एनिमल फार्म में, जो जॉर्ज ऑरवेल का फेमस नॉवल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन क्या है? एडवन स्पेंसर का है, ये भी एलेगरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्यूजन। अल्यूजन क्या होता है? एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और अनदर वर्क ऑफ लिटरेचर और आर्ट। अल्यूजन क्या होता है? एक ऐसा इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, यानी कि जब कोई बहुत फेमस वर्क होता है, फेमस बुक होती है, ठीक है, फेमस पर्सन होता है, उसका रेफरेंस लिया जाता है, रेफरेंस ले लिया जाता है किसी लिटरेचर के वर्क में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्यूजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि
जो रोमियो है, शेक्सपियर का करेक्टर है रोमियो, ठीक है, तो वो बहुत फेमस है। वो किस लिए जाना जाता है? लव के लिए जाना जाता है, रोमांस के लिए जाना जाता है। तो किसी लड़के को अगर ये मतलब ये कह दिया जाए कि ये ही इज़ अ रोमियो, तो रोमियो से साफ हो जाता है कि ये कैसा लड़का है, एक लव बॉय है, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा। तो ये रेफरेंस ले लिया, ठीक है। तो ये रेफरेंस किसी बहुत फेमस पर्सन के किसी वर्क से ले लिया जाता है, कोई फेमस पर्सन का रेफरेंस लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अलूजन बोलते हैं, ठीक है। किसी का उठा लिया जाता है, यानी कि पूरा एक्सप्लेन किए वो ना छोटी सी चीज़ ले ली जाती है, कोई कैरेक्टर का नाम वगैरह ले लिया जाता है या कोई इवेंट ले लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अलूजन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट अप्रूव ऑफ द कोस्टिक आइडिया। कोस्टिक मीन्स क्या होता है? स्टूपिड, ठीक है। तो ये कोस्टिक क्या है? स्टूपिड आइडिया है। तो यहाँ कहने के कोशिश जो कोस्टिक का यूज़ किया गया है वो उसका मतलब क्या है कि मैं क्या नहीं कर सकता, इसे अप्रूव नहीं कर सकता। किसको? कोस्टिक आइडिया, यानी कि जो स्टूपिड आइडिया है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो जो कोस्टिक क्या है? एक रेफरेंस है, ठीक है, अलूजन है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या होती है? एम्बिग्विटी और फैल्सी इज अ वर्ड, फ्रेज और स्टेटमेंट विच कंटेन मोर देन वन मीनिंग, ठीक है। एम्बिग्विटी क्या होती है? एम्बिग्विटी बोलते हैं जब क्या होता है, जो कोई वर्ड होता है, कोई फ्रेज होता है, कोई स्टेटमेंट होता है, ठीक है, उसका एक से अधिक मीनिंग होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बिग्विटी बोलते हैं। वन मीनिंग से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, उसे एम्बिग्विटी बोलते हैं। जैसे कि आई रोड ए ब्लैक हॉर्स इन रेड पजामा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हॉर्स है उसको मतलब ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये हॉर्स के बारे में बात की गई है कि अपने बारे में बात की गई कि जो रेड पजामा है वो किसने पहना है, ठीक है। तो ये क्या है? एम्बिग्विटी है, ठीक है। यानी कि जो स्टेटमेंट है, जो वर्ड है, वो कैसा हो गया है, एक से अधिक मीनिंग हो गए हैं उसके। ये कन्फ्यूज़न हो गई है कि जो पजामा है ब्लैक वो हॉर्स ने पहना है कि मैंने पहना है, तो इसे क्या बोलते हैं? एम्बिग्विटी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म किसे बोलते हैं? एनाक्रोनिज्म इज ए ग्रीक वर्ड एनाक्रोनस विच मीन्स अगेंस्ट टाइम। Therefore, an anachronism is an error of chronology or timeline in a literary piece. Anachronism क्या बोलता है? जब जो क्रोनोलॉजी होती है, यानी सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो हिस्ट्री वगैरह होती है, कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें कोई ना कोई क्या दिखा दी जाती है? एरर दिखा दी जाती है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? यानी कि इधर उधर कर दिया जाता है, जो नहीं होना चाहिए था क्रोनोलॉजी में वो दिखा दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। लिटरेरी पीस होता है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है अगेंस्ट टाइम, यानी कि टाइम के अगेंस्ट दिखा दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहले टाइम पर जो शेक्सपियर के वर्क वगैरह होते थे, उस टाइम पे टाइम जो वॉच वगैरह है उसका आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, घड़ी नहीं बनी थी, लेकिन शेक्सपियर ने अपने एक वर्क में दिखा दिया है कि वहाँ पे इतने बज रहे थे, 4 बज रहे थे। तो ये क्या है? जो टाइम है उसके साथ क्या किया गया? छेड़खानी की गई है, ठीक है, अगेंस्ट टाइम है वो। यानी कि वहाँ ऐसा था ही नहीं, उस टाइम पे घड़ी का आविष्कार ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी क्या कर दिया गया? वहाँ पे टाइम को बता दिया कि वहाँ घड़ी लगी थी और उसमें इतना टाइम हो रहा था। तो ये क्या हो गया? एनाक्रोनिज्म हो गया, यानी कि टाइम के विपरीत बता दिया गया, क्रोनोलॉजी के अगेंस्ट हो गया ये वर्क, उसे हम क्या बोलेंगे? एनाक्रोनिज्म है। ये जानबूझ के भी इंसान कर देता है और कभी कभी जानबूझ के और कभी कभी अनजाने में भी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनाग्नोसिस रिकॉग्नाइजेशन। एनाक्रोनिज्म क्या होता है? रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? ए मोमेंट इन अ प्लॉट और स्टोरी, स्पेशली ए ट्रेजेडी, वेयर द मेन कैरेक्टर रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई हिज हर ट्रू नेचर। एक ऐसा मोमेंट होता है स्टोरी में, प्लॉट में, जब क्या होता है? ट्रेजेडी में जो मेन प्रोटागोनिस्ट होता है उसे रियलाइज़ होता है जो कुछ भी उसके आसपास हो रहा था, जो भी घटनाएं घट रही थी, ठीक है, उसकी सच्चाई का पता चलता है अचानक से। यानी कि वो अनजान था जो कुछ भी उसके आसपास हो रहा था, लेकिन जब उसे उस सच्चाई का पता चलता है, उस मोमेंट को हम क्या बोलते हैं? एनाग्नोसिस बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं, यानी कि सच्चाई का पता चलना, ठीक है। तो वो यानी कि ट्रू नेचर का पता चलता है लोगों की कि वो कैसा था बाकी में और हम उसे कैसा समझ रहे थे। तो ये क्या है? एनाग्नोसिस है, ठीक है।
ओडिपस रेक्स, फॉर एग्जांपल ओडिपस रेक्स, जो ओडिपस रेक्स है सोफोक्लेस का, उसमें क्या हुआ है, जो ओडिपस है, ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं पहले फिर समझते हैं। तो ओडिपस देन रिकॉग्नाइज हिज क्वीन जोकास्टा एज हिज रियल मदर एंड द मैन whom he has killed at crossroad at his real father। तो इसमें क्या होता है, ओडिपस रेक्स में जो ओडिपस रहता है, ठीक है, तो वे क्या करता है, वो उसे पता ही नहीं होता कि उसने जिस लेडीज से शादी की है, यानी कि जोकोस्टा, वो उसकी रियल मदर है, और उसने जिस इंसान को मार दिया वो उसका रियल फादर है। जब उसे इस सच्चाई का पता चलता है, उस मोमेंट को हम क्या बोलेंगे, एनागोनोसिस बोलेंगे, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एनालॉजी। एनालॉजी किसे कहते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर अदरवाइज अनलाइक। द ड्रेस इज एज वाइट एज स्नो। एनालॉजी क्या होती है, कंपैरिजन किया जाता है किसमें, दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, कि ये सही है या नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द ड्रेस इज ए वाइट एज स्नो, यानी कि जो ड्रेस है वो कैसी है, सफ़ेद है, जैसे कि स्नो, यानी कि बर्फ़ की तरह सफ़ेद है, यानी कि बर्फ़ से तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है ड्रेस का। तो ये क्या हो गया, टू चीज़ों के बीच में अनलाइक, यानी कि डिफरेंट चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ क्या होगा, एनालॉजी होगी, ठीक है, एनालॉजी टर्म होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एनापोरा। एनापोरा किसे कहते हैं, इन अ स्पीच रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन ऑर्डर टू अचीव एन आर्टिस्टिक इफेक्ट। एनापोरा क्या होता है, एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें रिपीटेशन होता है फर्स्ट पार्ट और सेंटेंस का, बार बार रिपीटेशन होता है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, और सेंटेंस का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एनापोरा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ठीक है, तो इट वॉज द टाइम ऑफ विजडम, इट वॉज द टाइम ऑफ फुलिशनेस। तो इसमें इट वाज का बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, इट वाज द, इट वाज द, इट वाज द, यानी कि जो स्पीच है, फर्स्ट पार्ट, जो स्पीच का फर्स्ट पार्ट है, उसमें बार बार उसी वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार सेंटेंस का रिपीटेशन हो रहा है, फ्रेज का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एनापोरा बोलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो उसे क्या बोलेंगे, एनापोरा। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज, तो इट वाज को बार बार रिपीटेशन को एनापोरा बोलेंगे। ये कहाँ से लिया गया है एग्जाम्पल, ए टेल ऑफ टू सिटीज से लिया गया है, जो चार्ल्स डिकेंस का फेमस वर्क है। नेक्स्ट पॉइंट है एनेक्डोट। एनेक्डोट किसे बोलते हैं, एनेक्डोट, एनेक्डोट किसे बोलते हैं, ए शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी और एन अम्यूजिंग इवेंट मेक रीडर्स एंड लिसनर्स लाफ। एनेक्डोट क्या होता है, एक ऐसा इवेंट होता है, यानी कि जो रियल घटना होती है, ठीक है, कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है, उसको इंटरेस्टिंग वे में, अम्यूजिंग वे में बताना, ठीक है, रीडर्स को और लिसनर को, जिससे कि लिसनर को और रीडर्स को क्या आ जाए, हंसी आ जाए, ठीक है, उस इवेंट्स की वजह से, स्टोरी की वजह से, तो उसे हम क्या बोलें, एनेक्डोट बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो अपनी कोई बचपन की पिछली पास्ट की कोई स्टोरी बताते हैं, कैसे अम्यूजिंग वे में, ठीक है, इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं, जिस वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स को हंसी आने लगती है, उस तो वो क्या है, एनेक्डोट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, एन एंटागोनिस्ट इज ए कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट अपोजिशन अगेंस्ट द प्रोटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, जो एंटागोनिस्ट, जो प्रोटागोनिस्ट होता है उसके अगेंस्ट में जो पर्सन रहता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं, जिसे हम हीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटी क्लाइमैक्स और बेथोज। एंटी क्लाइमैक्स और बेथोज क्या होता है, व्हेन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट एक्सपेक्टेशंस आर रीच्ड एवरीथिंग इज बिल्ड अप एंड देन सडनली समथिंग बोरिंग और डिसअपॉइंटिंग हैपन। एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है, जब कोई स्पेशल घंटा है, ठीक है, कुछ, तो वो रीच्ड हो रही होती है अचानक से, मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा होता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा होता है, अचानक से क्या हो जाता है, उसमें बोरिंगनेस आ जाती है, डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, यानी कुछ गलत घटित होने लगता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लाइमैक्स बोलेंगे, ठीक है, यानी कि अच्छे से बुरा होने लगता है अचानक से, उसे एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एंटी हीरो। एंटी हीरो क्या होता है, एंटी हीरो इज ए प्रोटागोनिस्ट हु इज़ वन वे और अनदर डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल हीरो। प्रोपोक इन टी.एस. एलियट इन लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रोपोक इसका एग्जाम्पल है।
एंटी हीरो क्या होता है? एंटी हीरो जो प्रोटागोनिस्ट होता है वही होता है, लेकिन ये कैसा होता है, इसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हीरो की तरह नहीं होती, ठीक है। यानी कि बहुत अच्छा करने वाला नहीं होता, कुछ गलत भी करने वाला होता है। जो एंटी हीरो तो वो कैसे गलत भी करता है, ठीक है। वो विलन भी नहीं होता लेकिन गलत भी करता है, लेकिन फिर भी जो रीडर्स की सिंपैथी होती है वो किस पे होती है? प्रोटागोनिस्ट पे रहती है, ठीक है। उसे हम एंटी हीरो बोलते हैं। जैसे कि प्रोपोक है, टी.एस. एलियट का जो प्रोपोक है लव सॉन्ग और जे. अल्फ्रेड प्रोपोक में, वो क्या कर देता है, अपनी जो लड़की होती है अपनी ही प्रेमिका होती है उसको मार देता है, ठीक है। गला दबा के मार देता है, लेकिन फिर भी, ठीक है, फिर भी लोगों की सिंपैथी उसी पर रहती है, ठीक है। वो फिर भी अच्छा रहता है। मैकबेथ है शेक्सपियर का, ठीक है, वो मर्डर कर देता है लेकिन फिर भी लोगों की सिंपैथी उस पर रहती है, तो इसे क्या बोलते हैं? एंटी हीरो बोलते हैं। एफोरिज्म, एफोरिज्म क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है एफोरिज्म। एफोरिज्म किसे कहते हैं? एन एफोरिज्म इज ए शॉर्ट क्लेवर स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस ए जनरल ट्रूथ प्रिंसिपल्स और ऑब्जर्वेशन अबाउट लाइफ। एफोरिज्म किसे कहते हैं? ये क्या होता है? एक शॉर्ट और क्लेवर स्टेटमेंट होता है जो कि जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। बिहेवियर को, जो लाइफ से रिलेटेड प्रिंसिपल्स रहते हैं, बिहेवियर रहते हैं, ट्रूथ रहता है, उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, नॉलेज इज़ पावर। इनकी एक ही लाइन में सच को एक्सप्लेन करना कि एक्शन क्या है, बोलते हैं लाउडर देन वर्ड्स, जो वर्ड्स होते हैं उससे ज़्यादा एक्शन होते हैं वो बोलते हैं, ठीक है। नॉलेज इज़ पावर, तो ज्ञान क्या है? पावर है, ठीक है। तो ये क्या है? एफोरिज्म है, यानी कि जनरल ट्रूथ बताया जाता है लाइन्स के जरिए। नेक्स्ट है अपोरिया। अपोरिया क्या होता है? अपोरिया इज ए लॉजिकल पैराडॉक्सिक विच द स्पीकर सो सीज ऑफ डेप्थ इन ए सब्जेक्ट। एपोरिया क्या होता है? लॉजिकल पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो स्पीकर रहता है वो डाउट में रहता है। किसमें रहता है? डाउट में रहता है, यानी कि वो कंफर्म नहीं हो पाता। तो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, है हैमलेट स्टेटमेंट है जिसमें वो परेशान रहता है, समझ में नहीं आता उसके कि करूँ या ना करूँ। आर्काइज्म, आर्काइज्म किसे कहते हैं? रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम एब्सोलेट और नो लॉन्गर कमांड यूज इन मॉडर्न लैंग्वेज। एक्वायरिज्म किसे बोलते हैं? एक ऐसे वर्ड्स, ऐसे एक्सप्रेशन जो कैसे हो चुके हैं? एब्सोलेट हो चुके हैं, यानी कि बहुत टाइम से वो यूज़ नहीं हुए थे मॉडर्न लैंग्वेज में, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? आर्काइज्म बोलते हैं। जैसे कि दाऊ, दाऊ की जगह अब क्या बोला जाता है? यू। दाई की जगह क्या बोला जाता है? योर। हैद की जगह हैज़, ऑफ्ट की जगह ऑफिन। तो ये कैसे हो चुके हैं? ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं ये वाले वर्ड, तो इन्हें क्या बोला जाएगा? आर्काइज्म बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्केटाइप। आर्केटाइप किसे कहते हैं? आर्केटाइप रेफर टू ए करेक्टर, रिचुअल, सिंबल और प्लॉट पैटर्न दैट रिक्योर इन द मिथ एंड लिटरेचर ऑफ मैनी कल्चर। आर्केटाइप ऐसा होता है कोई करेक्टर या रिचुअल या सिंबल या कोई प्लॉट पैटर्न, उनकी ऐसा मिथ बना लिया जाता है कि ये ऐसा हुआ, ये इसको ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो हीरो है, ठीक है, उसे बहुत अच्छा ही होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा होगा, उसमें ये क्वालिटी बैड क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। हीरोइन है वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए। इस तरह की मिथ बना ली जाती है कि वो इंसान जब सोचता है उसके बारे में तो यही सोचता है कि वो ऐसा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है असाइड। असाइड किसे कहते हैं? टॉक टू वन सेल्फ, यानी कि खुद से बात करना। दैट द अदर्स एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हेयर, यानी इस तरह से बात करना, खुद से बोलते हुए खुद उतारना इस तरह से, जैसे कि जो जो और अदर कैरेक्टर होते हैं ना, वो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि वो कुछ नहीं सुन रहे हैं जो भी कैरेक्टर बोल रहा है, ठीक है। यानी वो खुद से ही बात करता है, लेकिन जो अदर कैरेक्टर होते हैं वो नहीं सुन पाते, उसे हम क्या बोलते हैं? असाइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? एक ऐसी स्टोरी होती है जो इंसान अपनी ही लाइफ के बारे में खुद लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे कि डेनियल डिफोय की, मेलो फ्लैंडर्स, चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड, क्या है? ऑटोबायोग्राफी हैं। बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी में लाइफ हिस्ट्री होती है किसी अदर पर्सन की, जो अदर पर्सन लिखना है, यानी कोई और पर्सन किसी और पर्सन की लाइफ स्टोरी लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं। सैमुअल जॉनसन्स लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, ये क्या है? बायोग्राफी है सैमुअल जॉनसन की। सैमुअल जॉनसन ने ये बायोग्राफी लिखी है, लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, जिसमें उन्होंने बहुत सारे राइटर्स की बायोग्राफी लिखी है।
नेक्स्ट पॉइंट है एवेंटग्रेड। एवेंटग्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु डेवलप न्यू एंड ऑफन वेरी सरप्राइजिंग आइडिया इन आर्ट, लिटरेचर एंड एपिक। एवेंटगार्ड क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप होता है पीपल्स का जो क्या डेवलप करता है? न्यू आइडिया, ठीक है, और न्यू आइडिया और आर्ट और लिटरेचर से रिलेटेड न्यू आइडियाज़ को क्या करता है? डेवलप करता है। जैसे कि अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, जिसको हम बार्बियन बोलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली पैलेस्टीन बोलते हैं, वर्किंग क्लास फैमिली पॉपुलेस बोलते हैं। तो ये क्या है? न्यू आइडिया डेवलप करना होता है। बीट राइटर्स रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पोइट एंड नोवेलिस्ट राइटिंग फ्रॉम 1945 टू 1955। बीट राइटर्स एज ए ग्रुप, ऐसे राइटर्स का ग्रुप था जो नोवेलिस्ट थे, राइटर थे, जो पोइट थे, मतलब लिख रहे, पोइट्री भी लिख रहे थे, नोवेल भी लिख रहे थे, राइटिंग भी लिख रहे थे, है ना। 1945 से 1955 के बीच में ऐसे ग्रुप लिख रहे थे। हु शेयर्ड ए सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड, एंटी स्टेबल, एंटी पॉलिटिकल, अपोज टू द प्रिवेलिंग कल्चर, लिटरेरी एंड मोरल वैल्यू। जो किस पे लिख रहे थे? सोशल एटीट्यूड पे लिख रहे थे, एंटी पॉलिटिकल पे लिख रहे थे, और प्रिवेलेंट कल्चर पे और मोरल वैल्यूज़ के बारे में लिख रहे थे, जो बीट राइटर्स थे। बीट राइटर्स वर ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर्स इन द 1950s who rejected traditional value and explored themes like freedom, spirituality, rebellion and non-conformity. बीट राइटर्स अमेरिका के राइटर्स के ग्रुप था 1950 के आसपास, जो ट्रेडिशनल वैल्यू है उसको क्या कर रहे थे? रिजेक्ट कर रहे थे, और फ्रीडम को, स्पिरिचुअलिटी को, रिबेलियन और नॉन कन्फर्मिटी को क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। द बीट राइटर्स परफॉर्म इन द कॉफ़ी हाउस एंड अदर पब्लिक प्लेस टू द एक्कम्पनीज ऑफ ड्रीम्स और म्यूजिक। जो बीट राइटर्स थे वो परफॉर्म करते थे, जो कॉफ़ी हाउसेस होते थे, जो पब्लिक प्लेस होते थे, वहाँ पे इनके परफॉर्मेंस होते थे, और वहाँ पे चर्चा होती थी कि जो प्रॉब्लम्स चल रही है समाज में उसे किस तरह से क्या किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैक कर्नोक का नोवेल है ऑन द रोड 1958, उसमें यही सब दिखाया गया है। नेक्स्ट है बिल्डंग्स रोमन कौन थे? इट इज़ स्पेशल काइंड ऑफ नोवेल दैट फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ इट्स मेन कैरेक्टर फॉर हिज यूथ टू एडल्टहुड। बिल्डंग्स रोमन में क्या होता है? ये स्पेशल काइंड होता है नॉवेल्स का जिसमें फोकस किया जाता है साइकोलॉजी और मोरल ग्रोथ पर। मेन कैरेक्टर होता है उसको साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ पर फोकस किया जाता है, जिसमें उसके यूथ से लेकर एडल्टहुड की स्टोरी बताई जाती है। जैसे कि चार्ल्स सेकेंड का डेविड कोपरफील्ड। व्यूकॉलिक क्या है? द पोइट्स हु राइट्स पास्टोरल पोइट्री। ऐसे पोइट जो पास्टोरल पोइट्री लिख रहे थे उन्हें क्या बोलते हैं? व्यूकॉलिक बोलते हैं। वर्डलेस्क रिटन टू मेक ए फन ऑफ सम सीरियस वर्क। वर्डलेस्क किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ लिखना जिसमें कुछ सीरियस वर्क की क्या की जाए? पैरोडी की जाए, फन बनाया जाए, उसे क्या बोलते हैं? वर्डलेस्क बोलते हैं। जैसे कि एलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉग क्या है? वर्डलेस्क है। नेक्स्ट पॉइंट है कोकोफोनी। कोकोफोनी वर्स प्रोड्यूसिंग ए हार्श एंड अनप्लीजेंट साउंड। जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती साउंड, अनप्लीजेंट साउंड होती है, हार्श साउंड होती है, उसे हम कोकोफोनी बोलते हैं। सेसुरा इज ए नेचुरल पोज ब्रेक इन ए लाइन ऑफ पोइट्री। पोइट्री के बीच में जो पोज दिया जाता है, जो ब्रेक दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेसुरा बोलते हैं। कैंटो इज ए सब डिवीजन और पार्ट इन ए नरेटिव फॉर एपिक पोएम। जो एपिक लिखी जाती हैं उसमें जो डिवीजन किया जाता है उसका डिवीजन को कैंटो बोला जाता है। Carpe diem is a Latin phrase. It means seize the day. The speaker is a carpe diem. Poem emphasizes that life is short and time is fleeting, so make the most of present pleasure. Carpe diem का मतलब क्या होता है? seize the day, यानी कि जो दिन, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है seize the day, यानी कि जो दिन चल रहा है वो सीज कर लिया जाए, ठीक है, जो मतलब खुल के जिया जाए, ठीक है, क्योंकि उनका मानना है लाइफ कैसी है, छोटी है, इसलिए ये बहुत जल्दी कैसा हो जाएगा, वक्त चला जाएगा, इसलिए क्या करो, अपने जो प्रेजेंट फियर है उसमें खुश रहो। ये कार्पे डियम के राइटर्स बोलते थे। जैसे कि एंड्रू मार्वेल का पोएम द टू हिज कोएम स्ट्रीट्स क्या है? एक कार्पे डियम पोएम है। नेक्स्ट है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ क्या होता है? द फर्नी डाउनवर्ड ऑफ द प्लॉट इन ए क्लासिकल ट्रेजेडी। कैटास्ट्रॉफ क्या होता है? कैटास्ट्रॉफ जो एंडिंग होती है ट्रेजेडी की, ठीक है, जो डाउनफॉल हो जाता है उसे हम कैटास्ट्रॉफ बोलते हैं। कैथारसिस।
कैथारसिस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द एंड ऑफ द ट्रेजेडी इज द purgation of emotions through pity and fear. Catharsis is Greek word and is means cleansing. It is for the cleansing of emotions of the characters. कैथारसिस क्या होता है? जो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो एंड होता है ट्रेजेडी का, उसमें जो रीडर्स होता है उसमें जो इमोशंस होते हैं पिटी और फियर के, ठीक है, वो रोने के जरिए, डर के जरिए जो परगेशन होता है उसके इमोशंस का, उसे कैथारसिस बोलते हैं। कैथारसिस क्या है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्लीजिंग, यानी साफ होना। इट इज़ यूज फॉर द क्लीजिंग फॉर इमोशंस ऑफ द करेक्टर्स। जो करेक्टर्स होता है उसका इमोशंस जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैथारसिस बोलते हैं। यानी कि जो करेक्टर होता है उसको देख के जो रीडर्स होता है उसे डर लगता है, आंसू आते हैं, ठीक है, फियर होता है, सिंपैथी आती है, वो सब क्या है? कैथारसिस है। नेक्स्ट पॉइंट है कैवलियर पोइट्स। कैवलियर पोइट्स तो कौन थे? 17वीं सेंचुरी के पोइट्स थे जो रॉयलिस्ट पोइट थे, यानी कि रॉयल लोगों को सपोर्ट करते थे, ठीक है। इन्हें कोर्टली लव के बारे में लिखते थे ये, ठीक है। इन्हें सन ऑफ बेन भी बोला जाता था कैवलियर पोइट्स को, ठीक है। ये बेन जॉनसन के बाद के जो राइटर थे उन्हें बोला जाता था सन्स ऑफ बेन। नोटेबल ऑथर्स थे इस टाइम पीरियड के, यानी कि कैवलियर पोइट्स जो रिचर्ड लवलेस हैं, विलियम डेवन एंड थॉमस कैरियो, इनको क्या बोला जाता है? कैवलियर पोइट्स बोला जाता है, ठीक है। ये रॉयल जो राजा वगैरह होते थे उनके जो वो राजसी ठाट बाट होते थे उसको तारीफ करते थे, उनके बारे में लिखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कैरिकेचर। कैरिकेचर क्या होता है? ए वर्बल डिस्क्रिप्शन एग्जैगरेटेड और डिस्टोर्टेड फॉर कॉमिक इफेक्ट। कैरिकेचर क्या होता है? मतलब इसमें एक बहुत चढ़ा बढ़ा के उल्टा सीधा डिस्क्रिप्शन किया जाता है किसी भी चीज़ का, उससे इससे क्या हो जाता है? उसे वो कॉमिक बन जाता है, ठीक है, हास्यपद बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमिक इफेक्ट बोलते हैं, कैरिकेचर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैट करेक्टर्स। फ्लैट करेक्टर्स हु हैज़ ओनली वन और टू सिंपल ट्रेट्स एंड डू नॉट चेंज और डेवलपमेंट। फ्लैट करेक्टर्स कौन से होते हैं? जो एक जैसे ही रहते हैं पूरी स्टोरी में, ठीक है, चेंज नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैट करेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है राउंड करेक्टर्स। कॉम्प्लेक्स मल्टीफेक्टेड करेक्टर कैपेबल ऑफ सरप्राइजिंग द रीडर्स। राउंड करेक्टर कैसे होते हैं? मल्टीपल करेक्टर होता है, यानी कि अलग अलग तरह की पर्सनालिटी के होते हैं, जो कभी भी चेंज हो जाते हैं अचानक से रीडर्स के सामने, उन्हें क्या बोलते हैं? राउंड करेक्टर्स बोलते हैं। स्टैटिक करेक्टर। स्टैटिक करेक्टर्स कौन होते हैं? वो चेंजिंग नहीं होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में थे वैसे ही लास्ट में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक करेक्टर बोलते हैं। चाइसमस। चाइसमस क्या होता है? चाइसमस इज ए रिटोरिकल डिवाइस इन विच टू और मोर क्लोजेज आर बैलेंस्ड अगेंस्ट ईच अदर। वी लिव टू डाई वट डाई टू लिव। इसमें क्या होता है? एक ऐसी क्या रिटोरिकल डिवाइस होती है जिसमें जो क्लोज होता है उसको पहले क्लोज को दूसरे क्लोज के अगेंस्ट रखा जाता है, ठीक है, यानी कि उसी बात को डबल करके बोला जाता है, ठीक है, मतलब हेर फेर करके बोला जाता है, लेकिन वर्ड वही होते हैं। जिसकी विल लिव टू डाई, हम जिंदा रहते हैं जीने के लिए, वट डाई टू लिव, और हम मरें, बट डाई टू लिव, मरने के लिए ही जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो मतलब एक ही बात को दो तरीके से कह दिया गया पलट के, उसे क्या बोलेंगे? चाइसमस बोलेंगे, यानी कि उल्टा सीधा करना, इधर से उधर कर देना। नेक्स्ट है कोरस। कोरस क्या होता है? रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए प्ले ऑफ क्लासिकल ग्रीस कोरस कमेंटेड ऑन द ड्रामेटिक एक्शंस। कोरस क्या होता है? एक ग्रुप होता है सिंगर्स का, ठीक है, जो प्लेस वगैरह होते हैं उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह कमेंट्री करने के लिए ये दिखाए जाते हैं कोरस, ठीक है, कमेंट्री करते हैं, एक्शंस करते हैं ड्रामेटिक, ठीक है, सिंगर्स होते हैं, इनके ग्रुप होता है पूरा, उसे हम कोरस बोलते हैं। क्लिच। नेक्स्ट पॉइंट है क्लिच। क्लिच क्या होता है? क्लिच रेफर्स टू एन एक्सप्रेशन दैट हैज़ बीन ओवर यूज टू द एक्सटेंट दैट इज लॉस इट्स ओरिजिनल मीनिंग एंड नोवेलिटी। क्लिच क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो ओवर यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ जब उसमें राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है जिससे क्या हो जाता है? उसका ओरिजिनल मीनिंग खो जाता है, ठीक है, उसकी नोवेलिटी खो जाती है, उसे हम क्लिच बोलते हैं, ठीक है, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा यूज हो चुका होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्लिचेस बोलेंगे। बार बार रिपीटेशन और कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमैक्स। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटेंसिटी। हाईएस्ट पॉइंट ड्रामा के जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है रीडर्स को, उसे क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा किसे कहते हैं? जो कि पढ़ने के लिए लिखा जाता है,
ठीक है, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ड्रामा बोलते हैं। जॉन मिल्टन्स प्ले सैमसंग एगोनिस्ट। सैमसंग एगोनिस्ट क्या है, जॉन मिल्टन का एक क्लोज्ड ड्रामा है जिसे सिर्फ रीड करने के लिए पढ़ा गया है, लिखा गया है, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेज स्कूल, ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक। कॉलेज स्कूल में ऐसे क्रिटिक आते, एक ग्रुप आता है 20th सेंचुरी क्रिटिक्स का, उसे हम कॉलेज स्कूल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमिक रिलीफ, इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमिक कैरेक्टर्स स्पीचेज और सीन्स इन सीरियस और ट्रेजिक वर्क। कॉमिक रिलीफ क्या होता है, जब जो ट्रेजिडी वगैरह होती है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस सीन चल रहे होते हैं, ठीक है, सीरियस सीन चल रहे होते हैं, स्पीचेस चल रहे होते हैं, उसमें अचानक से कॉमिक करेक्टर्स को स्पीच को लाना, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। यानी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है सीरियस सीन में, अचानक से जो कॉमेडी सीन ला देते हैं तो उन्हें हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। जैसे कि पोर्टर सीन रहता है मैकबेथ में। नेक्स्ट पॉइंट है कंसीट। कंसीट क्या होता है, ए फार फेस्ट कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंट डिसमिलर थिंग। डिसमिलर यानी कि डिससिमिलर चीज़ें होती हैं, उसका कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों का, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंसीट बोलते हैं। यानी कि दो डिफरेंट चीज़ों को एक मिला दिया जाता है, उनका फिर कंपैरिजन किया जाता है, उसको इमोशनली और इंटेलेक्चुअली उसका कंपैरिजन किया जाता है, रीजनिंग तौर पे बताया जाता है कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या क्या नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसीट बोलते हैं। कैनोटेशन, कैनोटेशन क्या होता है, द सेकेंडरी और एसोसिएटेड मीनिंग ऑफ द वर्ड। कैनोटेशन क्या होता है, डिक्शनरी में जो वर्ड होता है उसका जो मेन मीनिंग होता है, उसका सेकेंडरी जो मीनिंग होता है उसे हम क्या बोलेंगे, कैनोटेशन बोलेंगे। कंसोनेंस, रिपीटेशन साउंड प्रोड्यूस्ड बाई कंसोनेंट विद ए सेंटेंस और फ्रेज। बार बार कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इसके सेल्स बाई द सी सोर्स, इसमें ई का बार बार रिपीटेशन हुआ है तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। कर्टेन राइजर, इस शॉर्ट प्ले प्रेजेंटेड बिफोर द मैन प्ले। मैन प्ले से पहले जो शॉर्ट प्ले परफॉर्म किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्टेन राइजर बोलते हैं। डिकंस्ट्रक्शन इज ए टर्म अगेंस्ट बाई ए फ्रेंच फिलोसोफर जैकस डेरिडा। डिकंस्ट्रक्शन एक टर्म है जिसे कॉइन किया था किसने, जैकस डेरिडा ने। इट इज़ अ वे ऑफ एनालाइजिंग लिटरेचर दैट शोज हाउ ए टेक्स्ट कैन हैव मल्टीपल मीनिंग रादर देन वन फिक्स्ड मीनिंग। इसके ज़रिए एनालाइज किया जाता है कि जो टेक्स्ट होता है उसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही फिक्स मीनिंग हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू एक्स मसीना। ड्यू एक्स मसीना क्या होता है, ये लैटिन फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है ए गॉड फ्रॉम ए मशीन, यानी कि मशीन से आया हुआ गॉड। इट रेफर्स टू दैट इज द एंड ऑफ ग्रीक ड्रामा, ए गॉड लोअर टू द स्टेज बाई ए मैकेनिकल अपीयरेंस। इट यूज टू रिजॉल्व द डिलेमा ऑफ द ह्यूमन करेक्टर। ड्यू एक्स मसीना क्या होता है, इसमें एक जब ग्रीक प्लेस होते थे, ड्रामा होते थे, उसमें क्या होता था, जो ड्रामा वगैरह परफॉर्म होते थे उसमें अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी जो सॉल्व नहीं होने वाली, ठीक है, टेक्निकली सॉल्व नहीं होने वाली, ठीक है, तो उसे क्या करते थे, गॉड को मशीन के द्वारा बुला लिया जाता था और वो क्या करते थे, आके तुरंत की तुरंत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था अचानक से, ठीक है, बिना लॉजिक के, बिना किसी लॉजिक वगैरह के क्या कर देता था, वो सॉल्व कर देता था सारी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, जो ह्यूमन करेक्टर्स की होती थी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ड्यू एक्स मसीना बोलते हैं। जिसमें ग्रीक वगैरह प्लेन में लास्ट में क्या होता था, जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी, कोई प्रॉब्लम फंस जाती थी, तो उसमें मशीन के द्वारा स्टेज पे क्या करा जाता था, गॉड को बुलाया जाता था, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था, उसे क्या बोलते हैं, ड्यू एक्स मसीना बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेनोटेशन। डेनोटेशन द प्राइमरी और ए डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड। प्राइमरी और डिक्शनरी मीनिंग होता है, जो मेन मीनिंग होता है वर्ड का, उसे हम क्या बोलते हैं, डेनोटेशन बोलते हैं। डोनूमेंट, फर्स्ट रेजोल्यूशन इन ए प्ले और नोवेल, सॉरी फाइनल रेजोल्यूशन। जो डोनूमेंट होता है वो क्या होता है, फाइनल रेजोल्यूशन होता है नोवेल में, जो नोवेल वगैरह होते हैं, ठीक है, प्ले वगैरह होते हैं, उसका जो फाइनल रेजोल्यूशन होता है, जो लास्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डोनूमेंट बोलते हैं, कंक्लूजन को। एलिप्सिस, एलिप्सिस क्या होता है, एलिप्सिस ए लिटरेरी डिवाइस दैट इज यूज्ड इन नरेटिव टू ओमिट सम पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और इवेंट। एलिप्सिस में क्या होता है, ऐसी डिवाइस होती है जिसमें नरेटर होता है वो कुछ पार्ट्स को ओमिट कर देता है, यानी कि बताता ही नहीं है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा लाइन बोल के उसे डैश 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 करके छोड़ देता है, यानी कि वो
अंडरस्टैंडिंग होता है राइटर्स के लिए, उसको खुद ही समझना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिप्सिस बोलते हैं। इट यूजुअल रिटन बिटवीन द सेंटेंस के बीच में क्या कर देता है, डैश डैश कर देता है, ठीक है, यानी कि छोटी सी बात कहता है अब आगे डैश डैश कर देता है और रीडर के ऊपर छोड़ देता है कि रीडर्स को खुद समझना है कि बाकी आगे क्या हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, एलिप्सिस बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है, एम्पैथी इज अबाउट पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्स प्लेस एंड फीलिंग दैट दाई फील। एम्पैथी में क्या होता है, एम्पैथी में जो पर्सन होता है वो अपने आप को, जो दूसरा पर्सन होता है जिसको प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी जगह रख के देखता है, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को फील करके देखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पैथी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है, ए लाइन हैविंग नो एंड पंक्चुएशन बट रनिंग ओवर टू द नेक्स्ट लाइन। बिना पंक्चुएशन के एंड किए लाइन को नेक्स्ट लाइन में रनिंग कर दिया जाता है, ठीक है, कंटिन्यू कर दिया जाता है नेक्स्ट लाइन में, उसे क्या बोलेंगे, एंजाममेंट बोलेंगे। एपिग्राफ इज ए शॉर्ट कोटेशन फ्रेज और पोएम प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ ए बुक चैप्टर ऑफ सेक्शन। एपिग्राम क्या होता है, शॉर्ट कोटेशन होता है जब स्टार्टिंग होती है प्ले की, प्रोज की, ठीक है, पोएम की, प्ले की, तो उसमें क्या होता है, एक बिगनिंग में बुक के क्या कर दिया जाता है, एक शॉर्ट कोटेशन डाल दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि पता चल जाता है कि इस स्टोरी में क्या बताया जाने वाला है, उसका पूरा सार डाल दिया जाता है उसी कोटेशन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट है एपिलॉग। एपिलॉग इज ए शॉर्ट सेक्शन एट द एंड ऑफ द प्ले दैट कंक्लूड और कमांड्स एट द इवेंट। एपिलॉग क्या होता है, एपिलॉग शॉर्ट स्पीच होती है, ठीक है, जो कि कंक्लूड के तौर पर एंड में डाली जाती है प्ले के, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैग पोइट्स। लैग पोइट्स कौन थे, ए ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोइट्स फ्रॉम द इंग्लिश लैग डिस्ट्रिक्ट हु रोट अबाउट नेचर। लैग पोइट्स कौन थे, एक रोमांटिक पोइट्स का ग्रुप था, ठीक है, जो लैग डिस्ट्रिक्ट में के रहने वाले थे, जो किसके बारे में लिखते थे, नेचर के बारे में लिखते थे, ठीक है। जैसे कि लैग पोइट्स में कौन कौन से ऑथर आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज और रॉबर्ट साउथी। इन तीनों राइटर्स को किस में रखा जाता है, लैग पोइट्स में रखा जाता है, लैग पोइट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। लैम्पून। ए लैम्पून इज ए टाइप ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट स्ट्रांगली क्रिटिसाइज और मोक ए पर्सन, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन, यूजुअली इन ए ह्यूमरस और सार्कास्टिक वे। लैम्पून क्या होता है, एक ऐसी राइटिंग होती है, ऐसी स्पीच होती है जिसमें क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मोक बनाया जाता है किसी पर्सन का, ग्रुप का, इंस्टीट्यूशन का, किसमें, ह्यूमरस वे में, ठीक है, एकास्टिक वे में, उसका मजाक बनाया जाता है किसी पर्सन का, ग्रुप का, इंस्टीट्यूशन का, उसे हम क्या बोलेंगे, लैम्पून बोलेंगे। लाइट्स क्या होता है, टू नेगेटिव यूज टू सजेस्टिव पॉजिटिव मीनिंग, यानी कि पॉजिटिव बात को यूज करने के लिए, पॉजिटिव बात को कहने के लिए नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट्स बोलते हैं। जैसे कि ही इज़ नॉट अ फूल, यानी कि ये कहना है कि वो इंटेलिजेंट है, कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट कहने की जगह क्या बोल दिया, ही इज़ नॉट अ फूल, कि वह मूर्ख नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, लाइट्स बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मैजिक रियलिज्म, इन विच मैजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड एज ए नेचुरल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। मैजिक रियलिज्म क्या होता है, जहाँ पे जो मैजिक और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं कैसे, नेचुरल और एवरीडे लाइफ के पार्ट के रूप में, उसे क्या बोलेंगे, मैजिक रियलिज्म बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए गर्ल टेक्स टू हर डेड ग्रैंड मदर एंड एवरी वन बिहेव्स एज इज नॉर्मल। यहाँ क्या होता है, जो गर्ल्स होती है वो अपनी डेड ग्रैंड मदर के साथ इस तरह से बर्ताव करती है जैसे कि वो जिंदा हो, लेकिन जो लोग होते हैं वो उसे क्या समझते हैं, नॉर्मल समझते हैं, यानी कि ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, मैजिक रियलिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोर। मेमोर क्या होता है, ए मेमोर इज ए टाइप ऑफ राइटिंग इन विच ए पर्सन शेयर्स रियल एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज फ्रॉम देयर ऑन लाइफ। मेमोर क्या होता है, इस टाइप के राइटिंग होती है जिसमें जो पर्सन होता है वो अपने रियल एक्सपीरियंस और मेमोरी, जो अपनी लाइफ से रिलेटेड मेमोरी है, कोई स्पेशल इवेंट है, उसको शेयर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोर बोलते हैं, ठीक है, उसे लिखता है, मतलब अपने उसे जो वर्क होता है उसमें जो रियल एक्सपीरियंस होता है उसकी मेमोरी लिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाफिक्सन। मेटाफिक्सन फोर्स रीडर्स टू बी अवेयर दैट दे आर रीडिंग ए फिक्शनल वर्क। मेटाफिक्सन क्या होता है, मेटाफिक्सन
जो रीडर्स को बताता है, अवेयर करता है कि वो जो पढ़ रहे हैं, वो जो रीडिंग कर रहे हैं वो वर्क की, वो कैसा है, फिक्शनल है, यानी कि वो रियल नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, मेटाफिक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाफिजिकल कंसीट। मेटाफिजिकल कंसीट क्या होता है, ए कॉम्प्लेक्स एंड यूजुअल कंपैरिजन बिटवीन टू और वेरी डिफरेंट थिंग्स। कॉम्प्लेक्स और यूजुअल कंपैरिजन क्या आता है, टू डिफरेंट चीज़ों का, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल कंसीट बोलते हैं। लव इज़ लाइक मैथमेटिकल इक्वेशन। लव को किस तरह से दिखाया है, मेटाफिजिकल इक्वेशन की तरह कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। और लव और मेटाफिजिकल इक्वेशन क्या है, डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, मेटाफिजिकल कंसीट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल पोइट्स इज ए टर्म coined by the poet and critic Samuel Johnson to describe a group of 17th century English poets known for their intellectual poetry, philosophical idea, and use of unusual comparison or conceit. मेटाफिजिकल पोइट्स जो टर्म है वो कॉइन की थी किसने, सैमुअल जॉनसन ने। किसको डिस्क्राइब करने के लिए, 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट्स को टर्म को कॉइन किया था सैमुअल जॉनसन ने, जिनको जाना जाता है इंटेलेक्चुअल पोइट्री के लिए, फिलोसफिकल आइडिया के लिए, यानी कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स रहते थे वो क्या लिखते थे, इंटेलेक्चुअल पोइट्री लिखते थे, फिलोसफिकल आइडिया में लिखते थे, अनयूजुअल कंपैरिजन करते थे, कंसीट का यूज़ करते थे, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल पोइट्स बोलते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफिजिकल पोइट्स याद होने चाहिए, कौन कौन है, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रू मार्वल, हेनरी वेगम, रिचार्ड कैसियो, सेंट रॉबर्ट साउथवेल और थॉमस ट्रेहेम, ठीक है। ये कौन है, मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म क्या होता है, इज ए लिटरेरी मूवमेंट ऑफ द लेट 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी दैट ब्रोक अवे देयर ट्रेडिशनल स्टाइल एंड एक्सपेरिमेंट विद न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। मॉडर्निज्म एक ऐसा मूवमेंट था 19th-20th सेंचुरी का, जिसमें जो राइटर्स थे वो ब्रोक अवे कर रहे थे, जो ट्रेडिशनल पुरानी परंपराएं हैं उसको, एक्सपीरियंस को, और न्यू फॉर्म और एक्सप्रेशन को क्या कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्निज्म बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाई इवेंट्स लाइक वर्ल्ड वार सेकेंड। जो मॉडर्निज्म थे वो क्या थे, जो वर्ल्ड वार सेकेंड से उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। मॉडर्न राइटर में टी.एस. एलियट, जेम्स जॉय और वर्जीनिया वुल्फ और इजरा पॉइंट्स, ये राइटर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव। मोटिव इज ए आइडिया दैट रिपीट्स इटसेल्फ थ्रू आउट ए लिटरेरी वर्क। मोटिव क्या होता है, एक आइडिया होता है जो रिपीट करता है लिटरेरी वर्क को, ठीक है, यानी कि लिटरेरी वर्क्स के जरिए रिपीट करता है, जो आइडिया बार बार रिपीट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोटिव बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरलिज्म। दिस मूवमेंट सजेस्टेड द रोल ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, सोशल कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट इन शेपिंग ह्यूमन करेक्टर। नेचुरलिज्म क्या है, एक मूवमेंट है जिसमें क्या दिखाया जाता है, फैमिली बैकग्राउंड दिखाया जाता है, सोशल कंडीशन दिखाई जाती है, एनवायरनमेंट दिखाया जाता है, ह्यूमन करेक्टर्स दिखाया जाता है, यानी कि जो रियल करेक्टर होता है वो सब कुछ दिखाया जाता है किसमें, नेचुरलिज्म में। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव कैपेबिलिटी। ए थ्योरी ऑफ जॉन कीट्स हु सजेस्टेड दैट ए ग्रेट थिंग्स इज कैपेबल ऑफ बीइंग इज अनसर्टेन, मिस्टीरियस, डाउट विदाउट एनी इरिटेबल, रीचिंग आफ्टर फॉर एवर। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो थ्योरी है वो किसने दी थी, जॉन कीट्स ने दी थी, ठीक है, जिसमें क्या दिया जाता था, अनसर्टेन चीज़ें, ठीक है, यानी कि जो रीजनिंग नहीं है उन चीज़ों के बारे में क्या कर लेना, अपने आप को कैसे कर लेना, बिल्कुल नील कर लेना, ठीक है, यानी कि वो कुछ भी अगर हो रहा है, रैशनल हो रहा है, ठीक है, उसमें रीज़न नहीं लगाना, ठीक है, डाउट नहीं करना, वो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है, यानी कि अपनी कैपेबिलिटी को क्या कर लेना, बिल्कुल नील कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है, यानी कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है प्ले में उसमें कोई भी रीज़न और तर्क के उसे सही मान लेना, ठीक है, और उसे समझना, उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नोवेला। ए पीस ऑफ फिक्सन शॉर्टर दैन ए बुक लेंथ नॉवल बट लेंथ दैन ए शॉर्ट स्टोरी। नोवेला क्या होता है, नोवेला एक ऐसा वर्क होता है जिसमें जो नोवेल से तो छोटा होता है, ठीक है, नहीं नोवेल से तो बड़ा होता है, लेकिन जो शॉर्ट स्टोरी होती है उससे बड़ा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, नोवेला बोलेंगे।
नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है वो किसने दी थी? टी.एस. एलियट ने दी थी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो करेक्टर के फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जो इमोशंस होते हैं, उसे किसके ज़रिए दिखाया जाता है? ऑब्जेक्ट के ज़रिए दिखाने की कोशिश की जाती है। सिचुएशन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके ज़रिए, सिचुएशन के ज़रिए उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलते हैं। यानी कि कोई हॉरर सीन दिखाना है, ठीक है, तो गेट अपने आप बंद हो रहे हैं, लाइट अपने आप जा रही आ रही है, ठीक है, अंधेरा है बहुत, झूला अपने आप चल रहा है, तो ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलेंगे। नेक्स्ट है पैरेबल। ए पैरेबल इज ए सोर्स दैट टीचेज ए मोरल लेसन। पैरेबल क्या होती है? एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसके ज़रिए क्या दिखाया जाता है? मोरल बताया जाता है, लेसन, नैतिकता बताई जाती है, कुछ ना कुछ लेसन दिखाया जाता है उसमें। पैरोडी। ए पैरोडी इज ए टाइप ऑफ वर्क दैट इमिटेट्स अनदर वर्क स्टाइल और पर्सन बट इन ए फनी एग्जीक्रेटेड और मोकिंग वे। पैरोडी क्या होती है? पैरोडी एक ऐसा क्रिएटिव वर्क होता है जिसमें क्या किया जाता है? नकल की जाती है अनदर वर्क की, ठीक है, जिसमें कैसे वे में फ़नी और एग्जीक्रेटेड यानी बहुत चढ़ा बढ़ा के, मोकिंग वे में, फ़नी वे में पैरोडी की जाती है, नकल की जाती है किसी अदर वर्क की, पर्सन की, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? पैरोडी बोलेंगे। नेक्स्ट है पेरोनोमिसिया। पेरोनोमिसिया ए स्टाइल ऑफ वर्ड प्ले दैट यूजेस वर्ड्स विद सिमिलर साउंड बट डिफर मीनिंग। पेरोनोमी क्या होता है? इसमें जो वर्ड्स होते हैं उसका साउंड तो सिमिलर होता है, लेकिन जो मीनिंग होता है वो कैसा होता है? डिफरेंस होता है, अलग होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? पेरोनोमोसिया बोलेंगे। नेक्स्ट है पैट्स। पैट्सी किसे कहते हैं? इज ए क्रिएटिव वर्क दैट इमिट्स द स्टाइल ऑफ अनदर आर्टिस्ट ऑफ जनर। पेस्टिस किसे बोलते हैं? पेस्टिस क्या होता है? एक वर्क होता है जिसमें नकल की जाती है अनदर वर्क की, आर्टिस्ट की और जनर की। नेक्स्ट पॉइंट है पैथेटिक फैल्सी। पैथेटिक फैल्सी। Pathetic fallacy is a literary device that attributes human qualities and emotions to inanimate object of nature. Pathetic fallacy क्या है? एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें क्या किया जाता है? ह्यूमन क्वालिटीज़, इमोशंस होते हैं, उसे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए एनिमेट किया जाता है, ठीक है, जैसे कि द सैड क्लाउड करीड ऑल डे, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे इमोशंस किसके जोड़ दिए जाते हैं? ह्यूमन इमोशंस जोड़ दिए जाते हैं उससे, उसे हम क्या बोलते हैं? पैथेटिक फैल्सी बोलते हैं, ठीक है। पैथेटिक फैल्सी जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था? जॉन रस्किन ने कॉइन किया था, ठीक है। इसमें जो क्लाउड है उसको किसके इमोशंस दे दिए गए हैं? ह्यूमंस के इमोशंस दे दिए गए हैं, ह्यूमंस की क्वालिटीज़ दे दी गई हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को, जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको दे दी जाती हैं जो ह्यूमंस की क्वालिटीज़ होती हैं, इमोशंस होते हैं, उसे हम पैथेटिक फैल्सी बोलते हैं। तो जो सैड क्लाउड है वो क्या करता है? और पूरे दिन इधर से उधर घूमता रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे? पैथेटिक फैल्सी बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पेरिपेटिया। पेरिपेटिया यानी कि रिवर्सल। पेरिपेटिया इज ए लिटरेरी टर्म दैट मीन्स ए सडन टर्निंग पॉइंट और रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून इन अ स्टोरी। पेरिपेटिया क्या होता है? एक लिटरेरी टर्म होती है जिसका मतलब होता है अचानक से टर्निंग पॉइंट का आना, यानी कि जो फॉर्च्यून होता है, जो भाग होता है स्टोरी में, वो अचानक से क्या होता है? चेंज हो जाता है, ठीक है, टर्न हो जाता है, रिवर्सल हो जाता है, यानी कि कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और अचानक से कुछ बैड होने लगता है, ठीक है, बुरा होने लगता है, और कुछ बुरा होता रहता है, वो अचानक से कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? पेरिपेटिया हो जाए, यानी कि फॉर्च्यून का रिवर्सल होना, चेंज होना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाजियरिज्म। प्लाजियरिज्म क्या होता है? टू यूज़ अनदर पर्सनस थॉट्स राइटिंग समवन्स ऑन। प्लाजियरिज्म का मतलब होता है किसी के थॉट्स और राइटिंग्स को, किसी पर्सन्स के, अनदर पर्सन्स की राइटिंग को, थॉट्स को अपनी राइटिंग में यूज़ कर लेना, ठीक है, यानी कि चोरी कर लेना, ठीक है, साहित्य को चोरी कर लेना, किसी की बात को अपनी बात कहना, ये कहना कि ये हमने कही है, ठीक है, वो क्या होगा? साहित्यिक चोरी भी बोलते हैं इसे, ठीक है, प्लाजियरिज्म को, यानी कि किसी अदर पर्सन के थॉट्स को अपनी राइटिंग में यूज़ कर लेना क्या बोला जाएगा? प्लाजियरिज्म बोला जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस किसे बोलते हैं? इन लिटरेचर पोइटिक जस्टिस is an ideal form of justice in which the good characters are rewarded and the bad characters are punished. पोइट्री जस्टिस क्या होती है लिटरेचर में? इसमें क्या होता है, जो प्लेज होते हैं, ड्रामा होते हैं, ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, गुड कैरेक्टर्स को क्या दिया जाता है? रिवार्ड दिया जाता है लास्ट में। जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें पनिश किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? पोइटिक जस्टिस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसोडी। प्रोसोडी क्या होती है? ए लिटरेरी टेक्निक। प्रोसोडी इज द स्टोरी ऑफ मीटर, इंटोनेशन एंड रिदम ऑफ ए पोइट्रिक वर्क। प्रोसोडी क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें स्टडी की जाती है किसकी? मीटर की, इनोनेशन की और रिदम की, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोसोडी बोलते हैं पोइट्रिक वर्क में। नेक्स्ट पॉइंट है सिनोनियम। सिनोनियम क्या होता है? फिक्सिशियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय ऑथर। एक नकली नाम होता है, इसे एज्यूम किया जाता है किसी ऑथर के द्वारा, जैसे कि गाल्सवर्दी का है, ठीक है, सिंजॉन करके नाम, ठीक है, जॉन सिंजॉन, तो वो क्या है? फिक्सिशियस नेम है, सिनोनियम्स है वो। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रेन। ए रिफ्रेन इज ए रिपीटेड फ्रेज और सेंटेंस दैट अपीयर अगेन एंड अगेन यूजुअली एट द एंड ऑफ इस सेंटेंस। रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन एक ऐसा फ्रेज होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हमें बार बार दिखाई देता है, ठीक है, स्टेंजा के लास्ट में। उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रेन बोलेंगे। द वाइंड केप्ट ब्लोइंग 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 ब्लोइंग, ठीक है। तो रिफ्रेन में क्या हुआ? लास्ट में जो ब्लोइंग 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 बार बार रिपीटेशन हुआ है, ठीक है, लास्ट में जो रिपीटेशन हुआ है वर्ड का, सेंटेंस का, उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रेन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेनेसा। रेनेसा इज ए फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रिवर्थ, रिवाइवल और रीअवेकिंग। रेनेसा क्या एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रिवर्थ, पुनर्जागरण, किसका? रीअवेकिंग, ठीक है। इट रेफर्स टू रिवाइवल ऑफ लर्निंग, लर्निंग का रिवाइवल। इट बिगिंस इन इटली अराउंड 14-17 सेंचुरी। इसका कब शुरुआत हुई थी? 14 और 17 सेंचुरी में इटली में हुई थी इसकी शुरुआत, रेनेसा की। ग्रोथ ऑफ आर्ट, साइंस एंड एजुकेशन। इसमें क्या हुई थी? ग्रोथ हुई थी आर्ट की, साइंस की और एजुकेशन की। इंटरेस्ट इन ह्यूमनिज्म, इसमें जो इंसान है उसके बारे में बात की गई थी, ह्यूमनिज्म पर फोकस किया गया था रेनेसा में। फेमस आर्टिस्ट लाइक लियोनार्डो दा विंसी और माचिलिंजियो, ये कौन है? फेमस आर्टिस्ट हैं रेनेसा टाइम के। फेलो कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था 1453 में, रेनेसा टाइम पर ही। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन आस्किंग ए क्वेश्चन विच ऑलरेडी हैज़ द आंसर हिडन इन इट। रिटोरिकल क्वेश्चन कैसा होता है? एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर उसी क्वेश्चन में हिडन रहता है, ठीक है, यानी कि जिसका जवाब देना जरूरी नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म 19वीं सेंचुरी का मूवमेंट है, ठीक है। इसमें इमोशंस को, इमेजिनेशंस को क्या किया जाता था? फोकस किया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है। लॉजिक और साइंटिफिक थॉट को क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता था, ठीक है, रोमांटिसिज्म में। जो इसके फेमस राइटर हैं रोमांटिसिज्म के, वो कौन है? विक्टर ह्यूगो, लॉर्ड बायरन, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, जॉन कीट्स एंड पी.वी. शेले। ये क्या है? रोमांटिसिज्म, यानी कि ये इमेजिनेशन के राइटर थे, इमेजिनेशन में रहते थे, ठीक है, लॉजिक की बात नहीं करते थे, साइंटिफिक थॉट नहीं थी इनके, ठीक है, इमोशंस और इमेजिनेशन पर बात करते थे रोमांटिसिज्म के राइटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कहाँ गया? सॉरी गाइस। चलो नेक्स्ट पॉइंट है सोलिलॉकी। सोलिलॉकी क्या होती है? ए सोलिलॉकी इज ए स्पीच वेयर अ कैरेक्टर स्पीक देयर इनर थॉट अलाउड वाइल अलोन ऑन स्टेज रिवीलिंग देयर इनर थॉट एंड फीलिंग। सोलिलॉकी में क्या होता है? जो कैरेक्टर खुद से बात करता है, ठीक है, जो उसके इनर थॉट्स होते हैं वो लाउड सुनाई देते हैं किसको? स्टेज पे ऑडियंस को। जो अपने अंदर के थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उसको रिवील करता है, ठीक है, स्टेज पे अकेला होता है और अपनी जो फीलिंग्स होती है, जो थॉट चल रहे होते हैं, उसको लाउड सुनाई देते हैं जो थॉट्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सोलिलॉकी बोलते हैं। व्हाट शुड आई डू नाउ, आई एम सो कन्फ्यूज्ड। तो ये क्या कर रहा है? अपने माइंड में ही बात कर रहा है, ठीक है, ऑडियंस को सुनाई दे रही है, क्या कह रहा है? अपने माइंड में ही कैरेक्टर, व्हाट शुड आई डू नाउ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ। यानी जो कैरेक्टर है उसमें
अकेला है वो स्टेज पे और सोच रहा है, और जो उसकी थिंकिंग है वही कैसी है, लाउड है, सुनाई दे रही है, उसे क्या बोलेंगे, सोलिलोक्वी बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए टेक्निक दैट प्रेजेंट द कंटिन्यू फ्लो ऑफ ए करेक्टर्स थॉट एंड फीलिंग। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंटिन्यू फ्लो दिखाया जाता है, करेक्टर्स के माइंड के में जो फीलिंग्स चल रही होती हैं, जो थॉट्स चल रहे होते हैं, वो लगातार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उसके माइंड में, वो सब प्रेजेंट किए जाते हैं, सब बताए जाते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। वो कब क्या सोच रहा है, कब क्या सोच रहा है, तो लगातार जो फ्लो चलता रहता है थॉट्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरिलिज्म। इनिशिएटेड बाई एंड्रयू बर्टन। एंड्रयू बर्टन से इनिशिएटेड सरिलिज्म। सरिलिज्म इज ए काइंड ऑफ artistic movement started in the French capital पेरिस ड्यूरिंग 1920। सरिलिज्म क्या है, एक आर्टिस्टिक मूवमेंट है जो स्टार्ट हुआ था फ्रेंच में, ठीक है, फ्रेंच के पेरिस में 1920s के आसपास। सरिलिज्म क्या है, सरिलिज्म इज ए स्टाइल दैट शोज ड्रीम लाइक स्ट्रेंज एंड अनरियल सीन ऑफन मिक्स रियलिटी विद इमेजिनेशन। सरिलिज्म में क्या दिखाया जाता है, ड्रीम लाइक स्ट्रेंज अनरियल सीन दिखाए जाते हैं, स्ट्रेंज सीन दिखाए जाते हैं, उनके सपने की तरह, जैसे सपने में कुछ भी दिखा दिया जाता है, ठीक है, उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं होती, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन के साथ दिखाई जाती हैं जो चीज़ें, उसे हम क्या बोलते हैं, सरिलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिम्बोलिज्म। ए सिम्बोलिज्म इज ए फॉर्म ऑफ रीजनिंग वेयर कंक्लूजन इज ड्राउन फ्रॉम टू स्टेटमेंट। सिलोजिज्म क्या होता है, एक फॉर्म होती है जिसमें मतलब रियलिटी दिखाई जाती है, एक लाइन स्लोगन होता है, ठीक है, स्लोगिज्म में एक लाइन बोली जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सच्चाई दिखाई जाती है, कंक्लूजन दिखाया जाता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें सच्चाई रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लोगिज्म बोलते हैं। जैसे कि ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, तो जितने भी इंसान हैं वो कैसे हैं, मॉर्टल हैं, तो ये क्या है, सच है, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्लोगिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। Theater of set, it is the type of play where events seem illogical, characters act strangely and appears meaningless। थिएटर और एब्सर्ड में क्या होता है, ऐसा प्ले होता है जहाँ पे इलॉजिकल सब कुछ दिखाया जाता है, कोई लॉजिक नहीं होता, डायलॉग इलॉजिकल होते हैं, करेक्टर्स स्ट्रेंज होते हैं, इनकी लाइफ कैसी दिखाई जाती है, मीनिंगलेस दिखाई जाती है थिएटर ऑफ एब्सर्ड में। वेटिंग फॉर गोडवुड, टू करेक्टर्स कीप बीटिंग बट नथिंग मीनिंगलेस हैपन। इसमें करेक्टर्स क्या करते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं लगातार, लेकिन कुछ भी मीनिंगलेस घटित नहीं हो रहा है, ठीक है, एब्सर्डिटी है डायलॉग्स वगैरह में। इसके प्ले के जो राइटर हैं फेमस, वो क्या हैं, सैमुअल बकेट, यूजिन लियंस्को, एब्सर्ड थिएटर के राइटर्स हैं ये। वेटिंग फॉर गोडवुड सैमुअल बकेट का वर्क है। द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाज coined by मार्टिन इस्लिन in his book The Theatre of Absurd 1961। जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड टर्म है वो कॉइन की थी मार्टिन इस्लिन ने, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड 1961 अपनी बुक में। नेक्स्ट पॉइंट है द लॉस्ट जनरेशन। द लॉस्ट जनरेशन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ राइटर्स who lived during the after World War I and felt disillusioned life and society। द लॉस्ट जनरेशन एक ऐसे ग्रुप और राइटर्स का ग्रुप है, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान दिखाई देता है, जिसमें डिसइल्यूजन है सोसाइटी में। जो टर्म है लॉस्ट जनरेशन वो कॉइन की थी गर्ट्रूड स्टेन ने, और इसे पॉपुलर किया था अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का वर्क है द सन आल्सो राइजेस, उन्होंने इसमें क्या किया है, इसका यूज किया है, द लॉस्ट जनरेशन टर्म को दिखाया है। फेमस राइटर कौन कौन है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, स्कॉट फिtzgerald, गर्ट्रूड स्टेन, फेमस राइटर हैं लॉस्ट जनरेशन के। नेक्स्ट पॉइंट है प्री रैफेलाइट्स ब्रदरहुड। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड पेंटर्स का, पोइट्स का, क्रिटिक्स का ग्रुप है जो 1848 में फाउंड होता है। इसके द्वारा विलियम हॉलमन हंट, जॉन एवरेस्ट मिलाई इसके मेंबर होते हैं। दांते जिब्राइल रोसेटी, विलियम माइकल रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन एंड थॉमस फुलर।
ये कौन है? राइटर्स हैं, मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं प्री रैफेलाइट्स ब्रदरहुड के। प्री रैफेलाइट्स ब्रदरहुड के किसका आर्टिस्ट का ग्रुप है जो रिजेक्ट करता है आर्टिस्टिक स्टाइल को और किसको अपनाता है? जो राफेल से पहली कला है उसको अपनाता है। ट्रेजिफिला, ट्रेजिफिला क्या होता है? जो ट्रेजिक हीरो में कोई फॉल्ट होता है, कोई कमी होती है जो उसे डाउनफॉल की तरफ ले जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेजिफिला बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसेंडेंटलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या होता है? ट्रांसेंडेंटलिज्म वाज ए 19th century अमेरिकन मूवमेंट पोइट्री एंड फिलोसफी कंसर्न विद सेल्फ रिलायंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फेमस राइटर कौन है इसके? राल्फ वॉल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थ्योरी इसके फेमस राइटर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स में एक ग्रुप आता है 16th सेंचुरी राइटर्स का, प्लेराइट्स का, पेब्लिटियस का, जो कहाँ से पढ़े हुए थे? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन आते हैं? क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नास जो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, जॉन लिली, थॉमस नाथ, जॉर्ज पील जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे। थॉमस किट का भी नाम आता है इसमें, जो समटाइम्स को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ये किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए थे। इन दोनों यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए थे, किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। जो टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स वो किसने दी है? जॉर्ज सेंसुरी ने दी है, जो 19th सेंचुरी के जर्नलिस्ट और ऑथर हैं। तो ये था लिटरेरी टर्म्स, इसमें हमने सारी लिटरेरी टर्म कवर कर लिया। तो कैसा लगा आपको? कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।